जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 10, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। I continue chapter number 10. In our previous lecture, we have already explained about principal divisions of power, Lok Sabha, Rajya Sabha, qualification of their members, Speaker of Lok Sabha and Rajya Sabha, Chairman of Rajya Sabha. Dear student, today I am going to discuss about the bill. Generally, what is the meaning of bill is, we will take as a bill light bill, water bill and others, but there is not a meaning of that. Here is some different. As a political, what is the here bill? The proposal is called bill. As you everyone know, there is put the proposal in assembly, that is called bill. बिल किसे कहते हैं बराबर से ध्यान रखना है ना। कई लोगों के दिमाग में बात आती है बिल का मतलब लाइट बिल होगा, नल बिल होगा, ये बिल होंगे, ये उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो बिल है वो कुछ अलग है। यहाँ संसद के अंदर मतलब पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर्स के द्वारा जो प्रपोजल रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बिल, उसको हम बिल कहते हैं। द पार्लियामेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क टू आर्ग्यूइंग द ओल्ड लॉज, framing new laws and nullifying obsolete law. Any of the bill, either ordinary bill or money bill. अब देखिए यहाँ बिल दो प्रकार से बताएं, तो ऑर्डिनरी बिल और दूसरा फाइनेंशियल बिल, मनी बिल। अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है? तो पार्लियामेंट कोई भी हमारा जैसे ओल्ड लॉ है उसमें अमेंड कर सकती है। जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मेजॉरिटी के बारे में, कुछ ऐसे होते हैं जो 2/3 मेजॉरिटी के माध्यम से, और कुछ ऐसे होते हैं जो 50% सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो हियर द इम्पोर्टेंट जो अमेंडिंग है वो ओल्ड लॉ को अमेंड कर सकता है। देखिए यहाँ जो कानून है, फ्रेमिंग ए न्यू लॉ, नए कानून को बनाना, एंड न्यूलिफाइंग द ऑब्स्टिकल लॉ। अगर मान लो कोई ऐसे ऑब्स्टिकल वाले लॉ उसको रिमूव कर सकता है, लेकिन कब? जब आफ्टर डिस्कशन इन द असेंबली के अंदर डिस्कस करने के बाद में राज्यसभा हो, अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो स्टेट और राज्यसभा और लोकसभा में। फिर इसके पश्चात अगर स्टेट लेवल की बात आती है तो विधानसभा और विधान परिषद है। तो देखिए यहाँ हमने एनी ऑफ बिल, आइदर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बिकम एक्ट बाय पासिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। अब देखो ये अचानक से इसको रखा भी नहीं जा सकता है, इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है ना, दैट इज आफ्टर इट विल डन आफ्टर द प्रोसेस। ये प्रोसेस के बाद होता है। एनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, कोई भी बिल उसको प्रेजेंट किया जाता है इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर, और ये जो बिल होता है वो प्रेजेंट किया जाता है बाय मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर है उस प्रपोजल को रखता है, दैट इज कॉल्ड बिल। एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके अतिरिक्त कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर भी अपने प्रपोजल को रख सकता है। तो याद रखना, द बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर उसको प्रेजेंट कर सकता है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन टू हाउस, यदि दो हाउस राज्यसभा और लोकसभा के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डिस्प्यूट होता है पार्लियामेंट रिगार्डिंग एनी बिल, पार्लियामेंट में कोई बिल से संबंध में, प्रेसिडेंट कैन कॉल द जॉइंट शिफ्टिंग, और ऐसी परिस्थिति में प्रेसिडेंट दोनों को जॉइंट में बुला सकता है, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस को एक साथ बुला सकता है।
The proceeding of both houses of the parliament is joint sitting in chaired by speaker. अब यहाँ पे स्पीकर जो इसका चेयरमैन होता है उस समय का ध्यान दें। एंड बिल कैन बी पास्ड बाय मेजोरिटी, और उस बिल को मेजोरिटी के द्वारा पास किया जा सकता है। देन बिल बिकम एक्ट इट पासिस बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउस। दोनों हाउस के मेंबर के द्वारा जब ये पास किया जाता है तो तब इसको हम बोल सकते हैं वो हमारा बिल पास हुआ। और देन इट्स सेंड टू द प्रेसिडेंट, इसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है और देन इट्स बिकम लॉ, तब हमारा कानून बनता है। तो बराबर से ध्यान रखना कि देखिए यहाँ पे आपको जो बताने जा रहे हैं आखिर व्हाट इज़ द प्रोसीजर। द प्रोसीजर्स ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट मिनिस्ट्रीज फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। देखिए एक बार बराबर से यहाँ समझने का प्रयत्न करना कि जो भी इज़ भी एवरीवन नो, जैसा मैंने आपको पहले बता दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग सब्जेक्ट्स गिवन दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको मतलब पावर दे रखे हैं किस तरह के लॉ बना सकते हैं। अब प्रपोजल मोस्टली तो वैसे तो आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको प्रेजेंट कर सकता है, बट मोस्टली जो चांसेस होते हैं मिनिस्टर, ओके, मिनिस्टर जो है इस प्रपोजल को असेंबली में रीड करता है। देयर मस्ट बी 3 रीडिंग्स, 3 रीडिंग होती हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा यहाँ है प्रेजेंटिंग बिल हाउस मिनिस्टर इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग ऑफ बिल, वेयर इन द टाइटल ऑब्जेक्टिव एंड रीजन ऑफ बिल आर डिस्क्राइब्ड। अब जिस बिल के अंदर उसके पीछे क्या टाइटल है उस बिल का, फिर व्हाट इज़ द मेन रीजन, उसके पीछे क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है ना। ऑब्जेक्टिव एंड द रीजन ऑफ बिल, ऑब्जेक्टिव एंड रीजन ऑफ द बिल आर डिस्क्राइब्ड, ये सामने रखे जाते हैं। बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द रिकमेंडेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द हाउस बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल। अगर आपको बिल किसी मिनिस्टर्स के द्वारा ये रखना है तो पहले यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम टू द स्पीकर, या उसके जो स्पीकर होता है उस स्पीकर के सामने आपको प्रेजेंट करना होता है, रिकमेंडेशन करवाना होता है। दैट इज मस्ट बी रिकमेंडेशन, मतलब यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम देम। एंड प्रेजेंटिंग बिल द सेंट्रल रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, और कोई बिल अगर ऐसा है तो उसे प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन करने की जरूरत होती है। इन द सेंट्रल द फर्स्ट रीडिंग ऑफ बिल इज जनरल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट रीडिंग होती है वो जनरल इंफॉर्मेशन देती है। ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड ओपन, जिस बिल के ऊपर डिस्कशन की जाती है। ऑब्जेक्शन मस्ट बी विद रीजन एंड वोटिंग इज डन इफ नेसेसरी। इसके बाद में देखिए ऑब्जेक्शन मस्ट बी विद रीजन। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्शन कर सकता है, विपक्ष वाला व्यक्ति कर सकता है, कोई अदर मेंबर कर सकता है, लेकिन उसके साथ में उसका कारण होना चाहिए। और वोटिंग इज डन, यदि बाद में अगर उसके ऊपर वोटिंग की ज़रूरत पड़े तो वोटिंग करवाई जा सकती है। सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट। अब देखो यहाँ हर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन की जाती है सेक्शन वाइज, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स रिपरकशन एग्जामिन, अमेंडमेंट्स आर डन इन इट और इसमें सुधार किए जा सकते हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिक ग्रुप, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, ओपिनियन ऑफ द अपोजिशन पार्टी एंड वोटिंग इज कैरिड आउट ऑन दैट। देखो यहाँ जैसा अपोजिशन पार्टी जो होती है उसके ऊपर विरोध कर सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन करवा सकती है, कुछ अगर सामान्य चेंज है तो वो कर सकते हैं और मिलजुल करके। और यहाँ इसके ऊपर वोटिंग अंत में फिर क्या होती है, वोटिंग होती है, और जिस अगर बिल के फेवर में यदि मेजॉरिटी है तो इन दैट केसेस वो पास हो जाता है। तो थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल होती है, थर्ड रीडिंग केवल मात्र फॉर्मल होती है। आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म टू एक्सपेक्टेंस देन रिजेक्शन ऑफ द चेंज इन बिल। मान लो कोई एक्सपेक्टेशन किया गया है या तो रिजेक्ट किया गया कोई चीज़, वोटिंग इज कैरिड आउट एंड इफ द ग्रेन मेजॉरिटी द बिल डिक्लेयर्ड पास। अगर बिल को क्या होता है मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो पास हो जाता है। द पास्ड बिल इज साइंड बाय द चेयरमैन। अब देखो वहाँ जो चेयरमैन है वो उसको क्या करता है, साइन करता है द फर्स्ट हाउस एंड देन इट सेंड टू द सेकंड हाउस, और एक हाउस से फिर दूसरे हाउस में उसे भेजा जाता है
द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इन सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस के अंदर भी ये सेम प्रोसेस चलता है 3 रीडिंग्स का। द बिल पासेज इन द सेकंड हाउस विद द नेसेसरी अमेंडमेंट्स के साथ, उसको सुधार के साथ में किया जा सकता है। इट्स सेंड टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर, और अंत में उसे सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। रिसीविंग प्रेसिडेंट असेंट इट्स बिकेम लॉ, और जब इसके ऊपर साइन कर देता है प्रेसिडेंट इट्स बिकेम लॉ। अब आपके सामने प्रश्न उठना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी, कोई भी बिल होगा लोकसभा और राज्यसभा, एनी ऑफ हाउस, फाइनेंशियल बिल को छोड़ दीजिए, एनी ऑफ हाउस में आप पहले आप प्रेजेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पहले राज्यसभा में भी कर सकते हैं, लोकसभा में भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ देयर शुड बी नॉट एनी क्वेश्चन, आपका आना नहीं चाहिए कि किस हाउस में पहले रखा जाता है। देयर इज़ नो एनी मैटर, यानी राज्यसभा में भी आप रख सकते हो पहले, और लोकसभा में भी प्रेजेंट कर सकते हो। देन आफ्टर फर्स्ट स्पीकर्स को भी कहना होता है, प्रेसिडेंट से अमेंड करना पड़ता है। बिल एक्ट कब बनता है, जब उसके ऊपर साइन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको पुट होना चाहिए कि प्रेसिडेंट मान लो साइन ना करे, इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो देखो प्रेसिडेंट उसे कैंसिल नहीं कर सकता उस बिल को, ही सेंड टू रिकमेंड करने के लिए उसको भेज सकता है, उसके ऊपर कोई ऐसा सुझाव है उस सुझाव के साथ उसे भेज सकता है। अब इस केस में वापस से सेम प्रोसीजर इज हैपन इन दैट, है ना, उस बिल के अंदर सेम प्रोसीजर किया जाएगा। अब उसके बाद में भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या जो राज्यसभा में दोनों मेंबर्स हैं सेम टू सेम रखा, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द रिकमेंडेशन, देखो प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया है, अगर करें ना करें, चेंज कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो, ऐसी परिस्थिति में सेकंड टाइम अगर हम जब प्रेसिडेंट के पास बिल भेजते हैं तो ही हैज़ टू साइन, इन दैट कंडीशन ही हैज़ टू साइन, उसको साइन करने की वो उसे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा पार्लियामेंट इज़ पावरफुल यहाँ, क्योंकि हम दिस ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। कई बार एक हाउस में पास हो गया और दूसरे हाउस में नहीं हुआ हो तो, बट बिल इज नॉट पास इन सेकंड हाउस, मान लो फर्स्ट हाउस में आपने पास हो गया और सेकंड हाउस में नहीं हो तो इट अगेन सेंड टू द फर्स्ट हाउस इफ द सेकंड हाउस कीप्स द बिल फॉर मोर 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उसे वापस से दूसरे हाउस में भेजा जा सकता है। अंडरस्टैंड द बिल एंड रिजेक्ट, क्योंकि उस बिल को रिजेक्ट होने का कारण समझा जाता है। इफ बोथ द हाउस डिसएग्री टू हैव डिस्प्यूट ओवर बिल, यदि दोनों हाउस उस बिल के लिए डिसएग्री हों, ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस इज समन, और ऐसी परिस्थिति के अंदर एक साथ सेशन को बुलाया जा सकता है। इन द जॉइंट सेशन पार्लियामेंट डिस्प्यूट आर ट्राइज टू रिसोल्व थ्रू द गेनिंग मेजोरिटी, और ऐसी परिस्थिति में मेजोरिटी को गेन करके इसे पास किया जा सकता है। अब देखिए, व्हेन द बिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर देयर इज ए 3 ऑप्शन विद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ 3 ऑप्शन होते हैं। ही साइन द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट, देखो उसके ऊपर वो साइन कर ले अप्रूव करने के लिए। ही कीप्स द बिल विद हिम, उसके साथ वो रख सकता है। और ही सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, और कई बार वो वापस से रिकंसिडर्ड करने के लिए भेज सकता है। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट 3 कंडीशंस में रख सकता है, एक तो क्या है, इसके ऊपर साइन कर लो, अप्रूव कर लें। सेकंड वन है कीप्स द बिल विद हिम, उसके साथ रखे। और थर्ड वन बैक, वापस भेज सकता है पार्लियामेंट फॉर रिकमेंडेशन। द बिल बिकेम एक्ट इन पब्लिक गवर्नमेंट गेजेटिंग व्हेन द इन्फोर्समेंट फॉर द गिवन देयर इन। व्हेन बिल टू बी अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंटेड एनी ऑफ द हाउस, आपको जैसा पता है किसी भी हाउस के अंदर हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इन पार्लियामेंट एज पास द मेजोरिटी मेंबर, दैट मेंबर 2/3। कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनके ऊपर 2/3 मेजोरिटी, जैसे आपको बताया था कि स्पेशल मेजोरिटी मस्ट है। प्रेजेंटेड वोटिंग इफ द बिल पेटर्न एनी मैटर रिलेटेड टू सेंटर और स्टेट से रिलेटेड है द रिक्वायर परमिशन ऑफ मोर एंड हाफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। अब उस बिल के लिए आधे से कुछ ज़्यादा कुछ मेजर स्टेट्स की परमिशन ज़रूरी होती है, हाफ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की, इस बात पे जो इफ द रिलेटेड टू द स्टेट।
द बिल ऑल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इज द ऑर्डिनरी बिल, और वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही जहाँ प्रोसेस वही रहेगा, 3 रीडिंग्स की बात रहेगी। प्रोसीजर सब्जेक्ट ऑफ मनी बिल, अब मनी बिल की बात आती है, और ये तो सामान्य ऑर्डिनरी की बिल की बात थी। मनी बिल, वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट डिसाइडेड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब ये लोकसभा का जो स्पीकर है वो डिसाइड करेगा कि यह मनी बिल है या नहीं है। ए बिल कंटेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द बजट और फाइनेंशियल मैटर, ऐसा बिल जिस विच कंटेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ बजट, बजट से संदर्भ में हो या फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड मनी बिल, जिसको हम मनी बिल कहते हैं। बजट हो या फाइनेंशियल रिलेटेड कोई बिल हो। द बजट ऑफ द सेंटर प्रेजेंटेड 28 फरवरी इन द लोकसभा मोस्टली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और लगभग देखो 28 फेब को किया जाता है फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा। ऑल द मनी बिल आर फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा विच पासिस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसीज। देखो सब ये जो मनी बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में ही पारित करते हैं, क्योंकि राज्यसभा इसे माने तो उसके ना माने तो उसके ऊपर उसका डिपेंडेंट नहीं होगा मनी बिल। The preliminary discussion is carried out the money bill presented in the लोकसभा, लोकसभा में सबसे पहले इस बिल को डिस्कशन की जाती है। द एक्सपेंसेस मेंशन इन द बजट आर डिस्कस्ड अपॉन, और इसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, उनके बारे में बजट में डिस्कस किया जाता है। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट ऑल द न्यूमेरिक डिटेल ऑफ द बजट इन पार्लियामेंट, जितने भी न्यूमेरिक बात होती हैं वो सभी प्रेजेंट की जाती है ना, कहाँ कितना खर्च है, क्या व्यय है, किस क्षेत्र में कितना खर्च कर रहे हैं, ये सभी कुछ है ना एग्री का उसमें पार्लियामेंट में उसको करना है। ऑल द मिनिस्टर लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पुट फॉर द डिमांड इन फ्रंट ऑफ द लोकसभा, ये सभी लोग लोकसभा में अपनी डिमांड को रख सकते हैं। देन द वोटिंग इज कैरिड आउट द गेट परमिशन ऑफ डिमांड। सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेस सेपरेटली प्रेजेंटेड, द बजट बोथ आर द सेपरेटली अप्रूव्ड किए जाते हैं, टैक्स कितना कहाँ लगाना है ये सब कुछ अप्रूव किया जाता है। बिल अप्रूव्ड इन लोकसभा फर्स्ट इज सेंट टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन। देखो यहाँ लोकसभा में पारित करने के पश्चात इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। द राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न इट टू द लोकसभा विद इन नेसेसरी रिकमेंडेशन द 14 डेज, और राज्यसभा को 14 डेज के अंदर उसके अंदर जो भी रिकमेंडेशन करना उसे भेज देना होता है 14 डेज के अंदर। लोकसभा कैन आइदर एक्सपेक्ट द रिजेक्ट द टोटल पार्शियल रिकमेंडेशन, अगर मान लो राज्यसभा के द्वारा कोई ऐसा रिकमेंडेशन आया है, आइदर उसे स्वीकार करें या न करें। इफ द मनी बिल इज नॉट रिटर्न टू द लोकसभा विद इन 14 डेज, राज्यसभा अगर 14 दिन में 14 डेज के अंदर उसे नहीं भेजता है तो बिल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा, और उसे क्या कंसिडर माना जाता है कि उसने राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया है। लोकसभा एक्सपेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, द बिल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउस इन पार्लियामेंट, ये ऐसा माना जाता है दोनों हाउस के द्वारा इसे पारित कर दिया गया है। बट इफ द लोकसभा रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, मान लो कोई रिकमेंडेशन राज्यसभा ने भेजा है और उसको लोकसभा रिजेक्ट कर दे तो बिल अगेन पास्ड इन लोकसभा, वापस इसको पास किया जाता है। मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। डिम मतलब जिसको पास तो किया ही जाना पड़ता है, डिम। हियर इज द मैटर ऑफ मनी बिल इन राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर। अब हम इस बात से कह सकते हैं कि राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर ऑन मनी बिल, मनी बिल के ऊपर या फाइनेंशियल बिल या जो मनी बिल है उसके ऊपर राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होते हैं, है ना। राज्यसभा हैज ए लिमिटेड पावर। अपार्ट फ्रॉम द बोथ the house, the parliament and social economic political defense foreign matters are discussed। इसके अतिरिक्त देखो दोनों हाउसेस के अंदर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफेंस फॉरेन मैटर्स आर डिस्कस, इनके ऊपर डिस्कस किया जाता है। द लोकसभा मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखो लोकसभा मॉनिटर्स करता है, मॉनिटरिंग करने का काम करता है टू कंट्रोल वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स,
है ना, कोई कमियां वगैरह होती हैं जो जिसके अंदर डिस्कशन की जाती है। द लुक्स इट इज़ द वर्क टू इलेक्ट द मेंबर टू सी द फंड्स ऑफ द पब्लिक यूटिलाइज हो रहा है प्रॉपर्ली, जो गवर्नमेंट का फंड है वो, है ना, फंड का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। लोकसभा हैज़ डायरेक्टली कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ द पब्लिक फंड के ऊपर लोकसभा का कंट्रोल होता है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाउस द पार्लियामेंट नो न्यू टैक्स कैन बी लेविड। देखो, पार्लियामेंट की कंसेंट के बिना गवर्नमेंट किसी भी तरह से न्यू टैक्सेस को लेविड नहीं कर सकता है ना, न्यू नॉट बी लेविड न्यू, है ना, उसके लिए नए किसी तरह के टैक्स नहीं लगा सकता है। अब इस तरीके से देखिए, द कंसेंट ऑफ हाउस पार्लियामेंट नो टैक्स बी लेविड बाई इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस टैक्स कैन। द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड कस्टडियंस, पब्लिक फंड कंट्रोल भी बोला जा सकता है, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। बिसाइड द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट। देखो, इसके अतिरिक्त देखो पार्लियामेंट के पास पावर होता है प्रेसिडेंट को हटाने का, वाइस प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के जस्टिस को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑडिटर्स जनरल, अटॉर्नी जनरल अंडर द चार्ज ऑफ मिसबिहेवियर। इसके अतिरिक्त देखो यहाँ पार्लियामेंट के पास बड़े पावर होते हैं जिसमें वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, लेकिन उसका भी अपना एक प्रोसीजर्स है, देयर आफ्टर ऑन प्रोसेस के बाद में वो कर सकता है। कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर है, अटॉर्नी जनरल को इम्प्रूव, वो इम्पीचमेंट के माध्यम से, महाभियोग के माध्यम से। अब नाउ नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, और वो हमारा है लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। ठीक है, जस्ट लाइक हमने यूनियन गवर्नमेंट में पढ़ा था लोकसभा एंड राज्यसभा, अब हम लोग यहाँ पे जो स्टेट की लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, वो स्टेट के बारे में गवर्नर, है ना, अगर पहली बात मान लें तो गवर्नर होता है, देन सीएम चीफ मिनिस्टर, है ना, सीएम, फिर एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज होती हैं। अब ये जो हाउसेस हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हाउसेस, लेजिस्लेचर, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स लगभग आपका विधानसभा, और यहाँ दूसरा रूप है काउंसिल का है, वो विधान परिषद। तो स्टेट के लिए जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यसभा एंड लोकसभा थी, उसी तरीके से स्टेट के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेचर। तो देखिए यहाँ ईच स्टेट हैज़ लेजिस्लेचर, हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर होता है, इट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द लोअर हाउस, ये स्टेट लेवल के अंदर लोअर हाउस है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अदर हाउसेस कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स के अंदर है, ध्यान दें, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। स्टेट हैव टू हाउसेस, इन दोनों सभी स्टेट्स के अंदर टू हाउसेस हैं, जबकि देयर आर द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इन द लोअर हाउस। गुजरात स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, गुजरात के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ही हाउस है, विधानसभा जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरियस हैव डिफरेंट, स्टेट के अंदर अलग अलग फिगर है। एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 60। देखो, मिनिमम जो नंबर है वो 60 है, और मैक्सिमम नंबर होना चाहिए वो 500, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नंबर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है वो 500 है, और मिनिमम 60 होना ही चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ गुजरात, गुजरात के अंदर जो लेजिस्लेटिव नंबर है वो कितने हैं, 182। विधान राज्य गुजरात की, गुजरात सरकार बनाने के लिए गुजरात के लिए 182 मेंबर्स हैं। अब यहाँ सबसे फर्स्ट हम यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। देखिए, गुजरात या कोई भी स्टेट है, जैसे आपको हमने लोकसभा में बताया था, है ना, 543 पार्ट्स। अब स्टेट के अंदर अलग अलग नंबर, मैंने कहा सबसे मिनिमम जो 60 हैं और हाईएस्ट है 500।
एवरी स्टेट हैज बीन, स्टेट को हमने विधानसभा मतलब उसके फिगर के आधार पर, पॉपुलेशन के बेसिस के आधार पर डिवीज़न किया, और एवरी वन मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ईच सीट बोल सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूंसीज बोल सकते हैं। हर स्थान से एक मेंबर इलेक्ट होता है राज्य सरकार बनाने के लिए, लोअर हाउस के लिए, असेंबली के लिए। सेम प्रोसेस, पीपल ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के, इस क्षेत्र का जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम 18 ईयर से ऊपर के लोग हैं, उसको इलेक्ट करके भेजते हैं। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेटस है, स्टेट का वो अपना रिप्रेजेंटेटिव है, और ये जाकर के सरकार बनाते हैं। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि मेंबर है जो बनता है, जो भी मेंबर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, व्हाट इज़ द मस्ट क्वालिफिकेशन। अगर हम फर्स्ट से पहली बात करेंगे, वो फर्स्ट थिंग इज़ द इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, सबसे बड़ी बात हो। तो देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। पहले हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। एनी पर्सन हुई सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसकी उम्र कितनी हो, इंडियन हो, भारतीय हो, सबसे पहली बात 25 ईयर्स और उससे अधिक की उम्र हो, स्टेट अनसाउंड माइंड नहीं हो, अनसाउंड माइंड मतलब कोई ऐसा पागल वगैरह का डिक्लेयर नहीं किया, इन सॉल्वेंट क्रिमिनल कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर इसके बाद में टाइम पीरियड होता है। देखिए इनके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ परमानेंट हाउस। अब हम लोग यहाँ लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई परमानेंट हाउस नहीं होता है, ये 5 साल के लिए होता है। आफ्टर गिवन पीरियड लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व, एक समय के पश्चात तो डिजॉल्व कर दिया जाता है। इन अनयूजुअल सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। अगर मतलब देखो 5 साल के लिए जनरल इलेक्शंस होते हैं, इन 5 साल में मान लो गवर्नमेंट सफल नहीं हो रही है या इज नॉट गोइंग एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार नहीं होती है, तो इन दैट कंडीशन देयर में भी द प्रेसिडेंट रूल हो सकता है, उसे डिसॉल्व, गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द टाइम, है ना, उस टाइम से पहले वहाँ पे इसको एक्सपायर कर सकते हैं। या ध्यान दें अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कैन, अगर देखिए यहाँ गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं काम करती है, इफ द गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म, द गवर्नर कैन सेंड रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो अपना पत्र या अपना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजता है। एंड द प्रेसिडेंट देन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रेसिडेंट फिर उसको डिसॉल्व करता है एंड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, और वहाँ उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू करता है। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट द पर्पज ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। अब जिस तरीके से हमने लोकसभा के अंदर पढ़ा था, है ना, अब सेम कंडीशन अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। कौन होगा, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं में से, है ना, द इलेक्टेड मेंबर यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करेगा। फिर इसके बाद में यहाँ काउंसिल की बात आती है, तो देखिए काउंसिल के लिए, है ना, मेंबर ऑफ काउंसिल, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उस मेंबर के लिए देखिए उसके लिए 30 ईयर्स इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहली बात तो है ही। फिर 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स की उम्र का होना चाहिए। अब इसके अंदर, इस असेंबली के अंदर कोई भी एक अच्छा व्यक्ति और बेटर वर्क कर रहा है, सोशल सर्विस वाला हो, रिटायर्ड हो, है ना, तो दैट कैन बी डन, उनके द्वारा मतलब किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्टेड अमंग द इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति हो, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हो, टीचर्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बाय इलेक्टेड हो, है ना, इलेक्टेड्स हो। फिर इसके बाद एलिजिबल टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एलिजिबल होता है। 30 ईयर्स उम्र होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कोई पेंशनर व्यक्ति भी हो सकता है, कोई टीचर्स भी हो सकता है, कोई सोशल वर्कर्स भी हो सकता है, और मे बी मेंबर्स ऑफ एनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब यदि परमानेंट हाउस है, लाइक राज्यसभा की तरह 1/3 मेंबर जो हैं एवरी 2 ईयर्स के अंदर 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। उनका जो टाइमिंग है वो 6 मंथ है,
ठीक है। उनका जो टाइमिंग है वो 6 मंथ है, 6 ईयर्स है, सॉरी 6 ईयर, और इन एवरी 2 ईयर देयर 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो परमानेंट हाउस लाइक अ राज्यसभा, ठीक है। विधान परिषद इज लाइक अ, मतलब उसी तरह है, परमानेंट हाउस है लाइक अ राज्यसभा की तरह। अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर कौन कौन होते हैं, तो द मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्यों है ना, क्योंकि पूरे रन्स करता है जो भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, देखिए अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंपेराइज एडमिनिस्ट्रेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स। अगर हम लोग यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के अंदर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, इसके बाद में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स दोनों तरह कैन कॉन्टेक्ट टू द पीपल। पीपल आर इन्फ्लुएंस बाय देयर वर्क, उनके काम से प्रभावित होते हैं। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ फ्रेम्ड बाय लेजिस्लेचर। देखो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या वर्क करती है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो वर्क करती है वो जो भी असेंबली ने जो रूल्स बनाया उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको रन करने का काम, इस पॉलिसीज़ को बनाते हैं, प्रोग्राम को बनाना एंड प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट कीपिंग द एस्पिरेशन टू द पीपल। लोगों के एस्पिरेशंस के साथ में इनका वर्क किया जाता है, उनकी पॉलिसीज़ बनाई जाती है। एज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग, उनकी विश के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोग्राम्स कह सकते हैं चाहे पॉलिसीज़ कहें, बनाती है सरकारें। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज एवरी 5 ईयर में बदल जाता है, एवरी गिवन अप, वेयर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव फॉर्म परमानेंटली होते हैं, अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा अपॉइंट होते हैं। जब उनका पेंशन है उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हाउ द रिटायरमेंट एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग एज रखी गई है। बिफोर द रिटायरमेंट इफ द प्रिस्क्राइब्ड इंक्वायरी प्रोसीजर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर मेंबर ऑफ बिलोंगिंग टू पॉलिटिकल पार्टी, देयर मेन क्वालिफिकेशन इज इलेक्टेड बेस्ड इंडिविजुअल्स ऑनेस्टी इन द पार्टी, है ना। ऐसा ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी यह देखा जाता है, किसी के टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन किसके, उसकी ऑनेस्टी के बेसिस के ऊपर। तो इस तरह आपने सिविल सर्विसेज की बात आती है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो आप कहाँ यहाँ पे जो आपको बताई हुई तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की बात थी। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को हम सेंट्रल लेवल की बात करें पहले और फिर इसके बाद में स्टेट लेवल की बात करें। तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का मतलब इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। जनरली प्राइम मिनिस्टर इज पावरफुल इन दैट मिनिस्टर साइड, है ना। और एग्जीक्यूटिव जो मतलब लॉ असेंबली ने बनाया है उसे पास किया असेंबली ने, या उसको लॉ जो बन गया है तो उसको इम्प्लीमेंट कराना, मैनेज करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी में सेम प्रोसीजर इज देयर ऑल्सो। उसके अंदर गवर्नर, गवर्नर के बाद में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दीज पीपल ये क्या करते हैं, देखो वैसे तो इनका एक ही पर्पज़ होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिनिस्टर मेक द पॉलिसीज़, उन पॉलिसीज़ जिसको जो वर्क दिया उसको उस पॉलिसीज़ को बनाना और उस पॉलिसीज़ को प्रिपेयर करना, है ना। उस पॉलिसी को बनाना और इम्प्लीमेंट करवाना और एज पर विश ऑफ द पीपल, लोगों की विश, मतलब ये भी नहीं कि मतलब लोग जो कहें ऐसा नहीं, एज द एक लिमिट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिट्स दे रही है उस कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स के अकॉर्डिंग एज पर विश एंड डिज़ायर ऑफ द पीपल, इट मीन्स वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये जो भी जितनी पॉलिसीज बनेगी वो कंट्री और पीपल के वेलफेयर के लिए होगी, तो ये सभी उनके लिए वर्क ध्यान। टुमारो नेक्स्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रेसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके वर्क एंड जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से पढ़ें एंड प्रिपेयर, राइट डाउन एंड प्रिपेयर दिस टॉपिक, है ना। इन टॉपिक्स को लिखें और उनको पढ़ें। जय श्री स्वामीनारायण।